जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो है साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर, केले और इमली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे जो विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, जो अभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए जो है ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अच्छे से पेपर बनाइएगा। आई होप आपके जो है इसमें आप अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका जो देखिए प्रश्न आप पढ़ लेंगे। इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अम्ल जो है देखिए, अंगूर, केले, इमली, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। आपको और बता दें साथियों कि टार्टरिक जो एसिड है मुख्यतः खट्टे, ठीक है दोस्तों, खट्टा जो चीज़ है, ठीक है, फल फूल जो भी है, तो दोस्तों जैसे कि आंवला हो गया आपका, आंवला, नींबू, यानी कि खट्टे चीज़ों में जो है टार्टरिक एसिड जो है पाया जाता है। आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला आप सेकेंड प्रश्न की ओर। सामान्य मानव रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों, जिसे हम शॉर्ट में बीपी कहते हैं, यानी कि जो सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो ब्लड प्रेशर कितने से कितने होना चाहिए पूछा गया है। 110 से 110, 120 से 70, 120 से 80 और 140 से 60 के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 80 से आपका 120 के बीच जो है आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है, यानी कि जो विटामिन बी2 है उसे और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से भी किसको जाना जाता है, बी2 को जाना जाता है, विटामिन बी2 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल अस्थि के अलावा निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है, इसमें पूछा गया है जो मानव शरीर है उसकी सबसे मजबूत हड्डी, यहाँ पे देखो बताया गया है टेम्पोरल अस्थि जो है उसके अलावा और किसे माना जाता है। ह्यूमरस को माना जाता है, फुल्ला को माना जाता है, फ्यूमर को माना जाता है और टीबिया को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फीमर, फीमर यानी आपकी जो जांग की जो हड्डी है उसे टेम्पोरल अस्थि के बाद उसके सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा है इसमें, अंडे तक पहुंचने से पहले मादा प्रजनन पथ के माध्यम से शुक्राणु की यात्रा सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी कि जो है शुक्राणु जो है अंडाणु तक यानी कि अंडे तक जब पहुंचता है तो उसको जो है बीच में जो क्रियाविधि संपन्न होती है उसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसको हमें जो है क्रम से जमाना है। तो इसका जो क्रम है सही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय और बिंब, इसका जो है यहाँ से देखेंगे आप क्रम जो है। ठीक है दोस्तों, बिंब वाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि यहाँ से जो एंटर करता है और यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, और यदि आप जो है बायो की स्टूडेंट है तो बिल्कुल रूप से उसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 को जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने बेसिक जो जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमने आपको उसमें कराया है। छठवां प्रश्न आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, हृदय के निचले हिस्से में अस्थि दो बड़े कक्षाओं में से एक जो रक्त को एकत्रित करता है और शरीर तथा फेफड़ों के परिधियों के भागों की ओर निकालता है। ठीक है, प्रश्न को आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर से आप पढ़ सकते हैं, जितने भी विकल्प दिए हैं ठीक है दोस्तों उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं, प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, हृदय के निचले हिस्से में स्थित दो बड़े कक्षाएं जो रक्त को एकत्रित करता है और शरीर तथा फेफड़ों के परिधीय भागों की ओर निकालता है, उसको क्या कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निलय। ठीक है दोस्तों, दया निलय और बाह्य निलय के आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, इसमें क्या पूछा है, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है। जो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर सदैव। ठीक है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जो है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा होती है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा है प्रश्न क्रमांक 8 में, मोनोकार्पिक पौधे केवल रिक्त स्थान फूल पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मोनोकार्पिक पौधे हैं वो जो है रिक्त स्थान फूल जो है पौधा करते हैं केवल। इसमें वर्ष में एक बार, मौसम में एक बार, जीवन काल में एक बार या प्रति पौधे एक फूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीवन काल में एक बार। यानी कि मोनोकार्पिक जो पौधे हैं अपने जीवन काल में, यानी कि एक बार वो केवल एक बार ही पुष्प देता है, यानी कि उसमें खिलता है, एक बार ही उसमें पुष्प लगता है जीवन काल में, उसके बाद उसमें नहीं लगता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा है। ठीक है, अब जल्दीबाजी में जो है नहीं को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और जो है गड़बड़ी हो जाती है यहीं पे। तो ये आप देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वस्तुओं के द्रव्यमान का योग। ठीक है दोस्तों, वस्तुओं के द्रव्यमान के योग, इस पर जो है दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर नहीं करती है, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घर्षण को कम करने की नहीं है। ठीक है, घर्षण को कम करने की नहीं विधि पूछा है आपको। यहाँ पे यहाँ पे 3 आपको विधियां दी गई है, स्नेहन द्वारा, पॉलिश करके और रेत को जमीन पर फेंक कर। ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वां का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेत को जमीन में फेंक कर। ठीक है, रेत को जमीन में फेंक कर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊष्मा बिना किसी मध्यवर्ती माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है 3 प्रकार से, चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ठोस में जो है चालन, द्रव में चालन, उसका संवहन और विकिरण जो है निर्वात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, विकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। उसमें बिना किसी मध्यवर्ती जो है माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरित होती है। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 आप देखेंगे, उस कोशिका को क्या कहते हैं जिसे गैर सहज रेडॉक्स प्रक्रिया को चलाने के लिए बाहरी विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आप 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है। तो प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या लाइसोसोम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है, तो राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जायांग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, जायांग का दूसरा नाम क्या है। तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों जायांग का दूसरा नाम क्या है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, लार रिक्त स्थान के पाचन में मदद करती है। ठीक है, किसके पाचन में मदद करती है, वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, वो हो जाएगा आपका स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। प्रश्न नंबर 16 आप देखेंगे, यदि आपकी अधिवृक्क ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी जो अधिवृक्क जो ग्रंथि है वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसमें क्या आपको दिक्कत होगा या क्या परेशानी हो सकती है, ये पूछा गया है, क्या होगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, निम्न रक्तचाप, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में पोटेशियम का उच्च स्तर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है होगा। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, किसी जीन या एलील के प्रभाव से उत्पन्न लक्षण को क्या कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोनोजेनिक लक्षण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आप देखेंगे, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के रिक्त स्थान में संग्रहित होता है। तो किसमें संग्रहित होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, जो है केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है। आप भली बात से जानते हैं पहले से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 आप देखेंगे,
इसमें क्या पूछा है, लार एमाइलेज को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो है लार एमाइलेज है उसे और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है। किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसे पटालियन, ठीक है दोस्तों, पटालियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुरू आंसर ही आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा है प्रश्न नंबर 20 में, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है साथियों, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रेट या सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या आवश्यक है, तो फास्फोरस आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको जो है टोटल 20 प्रश्न इसमें आपको बता दिए हैं। आई होप आपने जो है अधिक से अधिक जो है प्रश्न इस जो है सही किए होंगे, ठीक है। और पेपर के आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।